बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से 25 मई को इस्लामाबाद में जो धरने की कॉल है उसको ताकत के ज़ोर से रोकने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान भी कर दिया कि हम इमरान खान साहब को रोकेंगे और कहते हैं कि कल रात 10 बजे तक हालात मामूल पे आ जाएंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो काफ़ी दिन पहले एक दावा कर चुके हैं। उनका क्या दावा था, ज़रा सुने। चाहता हूं कि बाज़ लोग लॉन्ग मार्च में अपने आप को आग लगाना चाहते हैं और वो किसी सियासी पार्टी के लोग नहीं हैं। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले हल निकालें। तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है और अब जब लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई है तो आज माल्टन लाहौर में एक वाक़या हुआ। सुबह सुबह एक पुलिस कांस्टेबल जो है उसको गोली लगी और वो उसमें अपनी जान से चला गया, शहीद हो गया। अब इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो डिटर्मिनेड नज़र आते हैं कि वो हर कीमत पे इस्लामाबाद आएंगे। तो ये हम किधर जा रहे हैं? और ये जो इमरान खान को रोकने की कोशिश है ये आईनी लिहाज से ठीक है और इसके अलावा जो क्रैकडाउन हो रहा है क्या ये ठीक है? और जिस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में रेड्स की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये मामला जो है किधर जाएगा? कहीं शेख रशीद साहब की पेशीन गोई के मुताबिक हम खाना जंगी की तरफ तो नहीं जा रहे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हैं, हुकूमत के सीनियर कैबिनेट मेंबर हैं, जनाब रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा। इनके साथ कल रात को इनके घर पे रेड हुआ, जो वाक़या हुआ वो आपको पता चल चुका है। तो अगर आप दोनों इजाज़त दें मैं नासरा जावेद इकबाल साहबा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद इकबाल साहबा, जो वाक़या हुआ थोड़ी सी हमें उसके बारे में तफसील बताइए और साथ में ये भी बताइए कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे आपसे माफ़ी मांग ली है, तो क्या आप उनकी माफ़ी को कबूल कर रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ और ये फटियाना साहब से जी, एहसन इकबाल साहब और फटियाना साहब से भी कि आप मेहरबानी से कोशिश कीजिए कि लोगों में हम आहंगी पैदा करें और आपस में दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करें। ये जैसे आपने कहा ये खाना जंगी जो है अगर हो जाए, खुदा न खास्ता, तो 75 साला इस कौम का जो ख्वाब देखा था इकबाल ने और उसको हकीकत बनाने में हमने क़यादत ली थी कायद आज़म की, वो कहाँ जा रहा है? उन्होंने तो चाहा था कि यहाँ लोग आपस में रहें एक सुलह और आश्ती से, चाहे वो मुसलमान, हिंदू और किसी फ़िरके से। अब ये देखें कि आपस में पार्टियां ही लड़ रही हैं और जिस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं और जो इक़्तिदार में आता है वो कोशिश करता है कि दूसरे को ज़ेर ही रखे। तो मैं समझती हूँ कि ये हमें रवैयों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं इसलिए आप सबसे इल्तिजा करती हूँ आपके फ़ोरम के ज़रिए और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखें मेरे घर आए, इसमें मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। वो वलीद मेरा बेटा जो कि एक सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, वो उसके लिए आए थे, वो रहता मेरे पास है यकीनन, लेकिन आपको पता है वो सेनेटर है, वो तो इस्लामाबाद चला गया था। तो जिस वक्त पुलिस आई अंदर, उन्होंने हमारा मेन गेट जो था उसको तोड़ के अंदर दाखिल हुए। तो जब मुलाजमों ने बताया कि जी वो तो यहाँ है ही नहीं, उन्होंने घर के दरवाजे भी कोशिश की अंदर दाखिल होने की कमरों में, लेकिन अंदर से सब बंद है तो वो दाखिल हो नहीं सके। और जब उन्होंने अपने वायरलेस पे चेक किया कि वलीद इस्लामाबाद में है तो फिर उन्होंने अपना इरादा छोड़ दिया और थोड़ा सा सैर करके पिकनिक ही समझे चले गए। तो इससे मुझे इतनी शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे ये शिकायत है कि ये सिर्फ मेरे घर का वाक़या नहीं है और इससे अगर माजरत भी किसी ने कर ली तो मुझे उनकी माजरत मैं तो खुले दिल से कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन हमें माजरत करनी है पाकिस्तानी कौम से। हम कौम है, हम हजूम नहीं है। वी आर नॉट अ मॉब, वी आर अ नेशन। और हमने ये नेशन बनाया था ताकि हम लोग आपस में रहें, अपने लिए बेहतरी बनाएं, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हों, इसलिए नहीं कि हम खाना जंगी की तरफ जाएं। और अब तो देखें सबसे बड़ी बात है हम न्यूक्लियर पावर है।
किसी को ये बात एक आंख नहीं भाती। और अगर कोशिश ये है कि किसी बैरूनी ताकत की कि इस तरह आपस में इनकी खाना जंगी हो जाए और हम इनको न्यूक्लियर रोल बैक कर दें, बताए उसका हम नताइज जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो तो हमें तो खाने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे दुश्मन हर तरफ जी। तो आप दुश्मनों के हाथ खुदारा मजबूत ना करें। अच्छा। अपने आप को संभालें, लोगों के नजरियाती एहसास को बेहतर बना। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, नासिरा जावेद इकबाल साहब कह रही हैं कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत की है, माफ़ी मांगी है, मैं उसको कबूल कर लेती हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रही हैं कि ये खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को बढ़ने से रोकें। क्या कोई रास्ता ऐसा है, दरमियानी रास्ता, कि ये जो खाना जंगी का ख़तरा ये टल सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करते हैं। बदकिस्मती से हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा कि ये पहली हुकूमत थी कि जिसमें वज़ीर आज़म 4 सालों में अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। वो आइनी ज़िम्मेदारियाँ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान मुशावरत को आइनी तकाज़ा करार दिया गया था, किसी एक ऐसे मनसब की तकर्री के लिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बामकसद बामैने कंसल्टेशन में इंगेज नहीं कर सके। आपको मैं 2 मिसालें देना चाहूँगा कि जिसमें एक पत्थर दिल से पत्थर दिल इंसान भी मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजें लगीं और आपको पता है कि वो वाक़या हुआ जब उन्होंने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, इसके बाद ये रात के वक्त ख़तरा था कि मिज़ाइल पे पहला बटन इंडिया रखेगा या पाकिस्तान रखेगा। इस हद तक हम टिप पे थे। आर्मी चीफ ने 1.5 घंटा अपोजिशन के साथ बैठ के ब्रीफिंग दी। इमरान न्याजी साहब स्पीकर के चेंबर से आगे आने से इनकार करके कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। फिर कश्मीर के ऊपर जब मोदी ने यकतरफा तौर पे कार्रवाई की, इससे बड़ा सानिया नहीं हो सकता था। आप मुझे 5 अगस्त 2019 से लेके उनके जाने तक कोई एक दिन नहीं दिखा सकते। माजी की बातें आप नहीं, बता चुके हैं। मैं आपको रवैया बता रहा हूँ कि ये जो रवैया है, ये देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है फैजाबाद धरना केस में, उसमें ये कहा गया है कि आप इस तरह अपना ये जो एहतजाज है ये आपका सियासी हक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि दूसरों के जो हकूक़ हैं वो मुतासर हों। जैसा कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने दौर में इस्लामाबाद में एक ख़ास जगह पे एहतजाज की इजाज़त दी, तो क्या आप इनको ऐसे इजाज़त नहीं दे सकते? देखिए, जो इनके बुनियादी हकूक़ हैं, जो जमहूरी हकूक़ हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उसी फैज़ाबाद केस में ये भी दर्ज है कि आप कोई धरना हुकूमत टॉपल करने के लिए नहीं कर सकते। मैं PTI की क़यादत से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके आने का मकसद क्या है। देखिए, इन्होंने पिछली दफ़ा लाहौर से अपना लॉन्ग मार्च किया, आज पेशावर से क्यों कर रहे हैं? ये एक सूबाई हुकूमत के वसाइल को बुरुए कार ला के वफाकी हुकूमत के ऊपर लश्कर कशी कर रहे हैं। ये इन्वेजन ऑफ इस्लामाबाद के लिए आने की मनसूबा बना रहे हैं। आई थिंक दिस नो लॉ विल अलाउ कि आप इस किस्म के जारहाना इकदाम, जो इनके बयानात हैं कि हम यहाँ पे खून बहा देंगे, हम यहाँ पे खाना जंगी कर देंगे। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ये जो हमारी इतलात हैं कि ये असले के साथ मुसल्ला होकर इस्लामाबाद में आना चाहते हैं एंड दे वांट टू टेक ओवर इस्लामाबाद, तो अगर हुकूमत कुछ हिफाजती इकदाम ना करे तो कल हुकूमत को ये कहा जाएगा कि आपने इन्हें क्यों आने दिया। अच्छा, क्योंकि आप कोई NGO की हुकूमत है। देखिए, हमारे लिए बड़ा सख्त है, जो सिक्योरिटी की हमारी फीडबैक है, तकरीबकार भी हैं, मुल्क के दुश्मन भी हैं। और मैं फिर इनको अर्ज़ करूँगा, जैसे नासिरा इकबाल साहबा ने कहा, बिल्कुल दर्दमंदी की बात की कि पाकिस्तान जिन खतरात में घिरा हुआ है, इस वक्त जो टैक्टिक्स इमरान न्याजी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुश्मन की हाइब्रिड वॉर के ये वही टैक्टिक्स नहीं है जो कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब हुकूमत में थे तो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके टैक्टिक्स अब आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमारे उस तरह के टैक्टिक्स नहीं थे। देखिए, आप इमरान खान साहब की सियासत के देखिए, मैं 4 आपको एलिमेंट्स बताता हूं। एक मिनट, मैं जरा पहले फतियाना साहब के पास चला जाऊं। फतियाना साहब, ये कौम की एक माँ का दर्जा रखती हैं। नासिरा जावेद इकबाल साहबा, ठीक है, वो वलीद इकबाल साहब की भी वालदा हैं, लेकिन हम सब की वो वालदा की जगह पे वो बड़ी दर्दमंदी से एक अपील कर रही हैं आप दोनों से और हुकूमत से और अपोजिशन से कि कोई रास्ता निकालें और पाकिस्तान को खाना जंगी से बचाएं। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि आप एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन खाना जंगी ना हो? हामिद मीर साहब, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एहसन इकबाल साहब का मैं इसलिए एहतराम करता हूँ कि वो नून लीग के उन चंद रहनुमाओं में से हैं जो साहिब शऊर हैं, नॉलेजेबल हैं और बात समझते हैं और सुनते हैं। और मुझे पूरी तवक्को है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक असम्बली के फ्लोर पर माफ़ी मांगी है
नासरा इकबाल साहबा से, जो जज हैं, रही हैं, जो पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल की बहू हैं, और इसी तरह ये भी मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद, अब हक़ाइक़ का इदराक, शऊर और आगाही लेने के बाद एडमिट करते हुए आपकी वसातत से कौम से ज़रूर आज माफ़ी मांगेंगे कि जो कुछ आवाम के साथ सलूक पिछले 24 घंटे में हो रहा है, रास्ते बंद करके, तशद्दुद करके, घरों में बिला वारंट दाखिल होकर, सीढ़ियाँ लगा के, तशद्दुद करके, पिटाई करके, और जिस पूरा कोई पाकिस्तान का कोना नहीं बचा हुआ जहाँ फाशिस्ट हुकूमत की तरफ लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल इससे ना तो हुकूमत की कोई खूबी नज़र आती इससे, और ना इसको फ़ायदा हुआ इससे, और अवाम में रिएक्शन। लेकिन फतियाना साहब, जो लाहौर में एक आपकी पार्टी के हैं सजाद बुखारी साहब, उनके घर पे रेड सही थी गलत थी, लेकिन उनको फायरिंग की गई उनके घर की छत से, एक पुलिस कांस्टेबल कमाल जो है वो शहीद हो गया, वो सही हुआ है? मुझे ज़ाती तौर पर और पूरी पार्टी को और पूरी अपोजिशन को अफसोस है कि एक कीमती जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस बात का भी कोई जवाब नहीं बनता कि विदाउट अरेस्ट वारंट आप सिविल कपड़ों में किसी के घर में दाखिल हो जाएं, किसी को क्या पता ये पुलिस है, ये डाकू है। तो ये भी तरीका ठीक नहीं था। तो ये वही हुआ ना फिर, जिस तरह इस्लामाबाद में मोहसिन बेग साहब के घर बगैर वारंट के घुस गए तो उन्होंने फायरिंग कर दी, तो कहा गया ये गलत है, अब कहा जा रहा है वो सही है। ये देखें, मोहसिन बेग मेरे ज़ाती दोस्त हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं, मुझे उनसे हमदर्दी है। बिल्कुल कोई भी शख्स हो, कोई भी दौर हो, किसी के घर में सादा कपड़ों में बग़ैर वारंट के जाके घुसना तो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ अब हो रहा है, अगर पहले हुआ है तो वो भी दुरुस्त नहीं था, अगर अब हो रहा है तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब तो आम लोगों के साथ जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, नॉर्मल ट्रैवलर फंस गए हैं सारे, और पूरा पाकिस्तान चौक हो गया। अगर ये सिलसिला रोका ना गया तो ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, फूड की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में कहत पैदा हो जाएगा, सारी रोड ट्रैफिक और सारा कुछ बंद हो जाएगा। हम किधर ले जाकर इसको रोके कैसे? कोई तजवीज़ दें फिर। सिंपल तरीका है कि आइन सबसे मुकद्दम है ना जी, जो एक तमदनी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट और पीपल के दरमियान, आइन उसकी गारंटी फराहम करता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? एंड आर्टिकल 10 कहता है कि सेफ गार्ड है आइन में गिरफ्तारी और डिटेंशन के ख़िलाफ़, उस पर अमल नहीं हो रहा। आर्टिकल 15 कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि इंसान पाकिस्तान के बशिंदे जहाँ दिल चाहे जा सकते हैं, उसको रोका जा रहा है। आर्टिकल 16 और 17 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और असम्बली, कि आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं किसी पुरअमन मकसद के लिए, उसको रोका जा रहा है। आर्टिकल 26 जो है वो भी एक्सेस टू पब्लिक प्लेस देता है। आर्टिकल 26 जो है कि आप कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी हो सकती है। एट ए टाइम आइन के 4 आर्टिकल्स की वायलेशन हो रही है। ठीक है, तो इससे बढ़कर गैर आइनी गैर कानूनी काम और नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 4 लाइनें सुना देता हूँ। वो कह रहे हैं, द राइट ऑफ असेंबली, द राइट ऑफ एसोसिएशन एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय इन्फ्रिंजिंग the fundamental rights of others without obtaining permission. Public meetings cannot be held on roads, nor can a road be used as a camping ground or to assemble on it indefinitely. तो ये तो आपका जो कश्मीर रोड पे अनाउंसमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की वायलेशन नहीं है? हाँ मीर साहब, अभी तो उस पर अमल नहीं हुआ, अभी तक मफरूज़ा है ना। ये किसी ने कहा है कि हम आएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तो उनसे 24-48 घंटे पहले लोगों को इस मफरूज़ा की बुनियाद पे रोक देना। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया कि जो परेड ग्राउंड है इसको इस्तेमाल किया जाए सियासी जलसे जुलूसों के लिए। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे अगर बात करे हुकूमत और आपकी पार्टी आपस में, देखें जी, उनको इस्लामाबाद आने देंगे तो वो फैसला करेंगे हमने परेड ग्राउंड जाना है, कश्मीर रोड पे जाना है, हमने डी चौक में जाना है, या हमने कहीं और जाना है, या फातिमा जनाब पार्क में जाना है। आपने तो रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए हैं। पाकिस्तान के हर शख्स पे, बाशिंदे पे, ट्रैवलर पे शक किया जा रहा है कि शायद वो हमारे आज़ादी मार्च में आ रहा है। अपनी कौम पे इतमाद ख़त्म हो गई, ये बौखलाहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है। मेरा ख्याल हुकूमत की बुनियादें जड़ें उखड़ चुकी हैं और घबराहट में वो बुलडोज करते जा रहे हैं इंसानों के फंडामेंटल राइट, पाकिस्तान के जिनको आइन गारंटी फराहम करता है। अब मैं नासिर जवेद इकबाल साहब, आपने जो गुफ्तगू की है, मैं उसी गुफ्तगू के पैरामीटर के अंदर रहना चाहता हूँ कि कोई रास्ता निकालें कि हम खाना जंगी से बच सकें। और इसमें अब एक सवाल ये मैंने उठाया, पहले मैंने एहसन इकबाल साहब से भी किया है कि क्या अगर आज विक्टिमाइजेशन हो रही है तो क्या ये वही विक्टिमाइजेशन है जो पहले इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम था कि जब वो हुकूमत में थे
और ख़ुद एहसन इकबाल साहब भी गिरफ़्तार हुए, ख्वाजा आसिफ साहब भी गिरफ़्तार हुए और कुछ ख़वातीन सियासतदान भी गिरफ़्तार हुई। और एक खातून सियासतदान जो हैं फरियाल तालपुर, उनको एक हॉस्पिटल से रात के 12 बजे गिरफ़्तार किया गया और अडयाला जेल ले जाया गया। और जब वो गिरफ़्तार हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। ये नया मदीना राष्ट्र मदीना है कि अल्लाह के रसूलुल्लाह के टाइम पे ऐसा होता है कि एक औरत को रात के 12 बजे हॉस्पिटल से अडयाला जेल लेके जाया जा रहा है। ये इनका इंसाफ है, ये इस्लाम है। इनके बीमार पेशेंट को इस तरह से किया जाता है। इनकी बीवी बच्चे नहीं है, इनकी बहनें नहीं है, हम मुसलमान लोग हैं, ये तो मुसलमान ही छोड़ दिए लोग। अच्छा, अब ये नासिरा जवेद इकबाल साहब, अब आप एक एल्डर की हैसियत से, हमारी एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, अब कोई आप कानून को भी समझती हैं, तो आप कोई इनको एडवाइस करेंगी कि भाई अगर पहले कल आप लोग ये शिकायत करते थे कि इमरान खान की हुकूमत हमें विक्टिमाइज कर रही है, तो अगर आप भी आज उसी तरह से छापे मारेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? कोई दरमियानी रास्ता कानून के ज़रिए आप निकाल सकती हैं, कोई सजेस्ट करेंगी आप? जी, यकीनन कानून के ज़रिए रास्ता निकल सकता है। और अभी आइन की बहुत सी शिकें इन्होंने पढ़ के सुनाई हैं, तो सबसे ज़्यादा तो जो उसमें अहमियत रखता है कि तमाम आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं, दे आर सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, 22 करोड़ आवाम है। अगर पाकिस्तान ही मुंतशिर हो जाए तो बताएं हम कहाँ के रहेंगे। इसलिए हमें हर सूरत कोशिश करनी है कि कोई भी अगर मसला है जो कौमी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है, तो उसको मिल के गुफ्तो शुनीद ही से हम हल कर सकते हैं और इसका कोई तरीका नहीं। अगर ये जाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद, एक दफ़ा इनको जाने दें। अगर वहाँ जाके ये कोई ऐसा हरकत करते हैं जो दूसरों के बुनियादी हकूक़ पे आते हैं या ये इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करते, तो जो करते हैं उनको ज़रूर आप उस वक्त आप उनको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स है ना, और ये तरीक़ेकार कि जिस पे फिर वो रशीद जैसे लोग कहते हैं कि जी खूनी होगा मुकाबला, तो इस तरह के जो इश्तियाल अंगेज़ अल्फाज हैं, इससे आप लोगों को उनके जो शऊर में किस किस्म का डालना चाह रहे हैं नज़रिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा। हमको लोगों को बाशऊर बनाने के लिए स्कूल के लेवल से बच्चों से लेके और बूढ़ों तक हर एक से गुफ्तो शुनीद आपस में रखनी है, ताकि लोगों में हम आहंगी पैदा हो और वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रह सके, जिसके लिए हमने ये मुल्क जो था वो हासिल किया था। और जिन लोगों ने जाने दी, और वो जो बेचारा शहीद हो गया जो सिपाही, ही डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये बताइए, ठीक है कोई किसी के घर में घुस नहीं सकता विदाउट वारंट या ट्रेस पास नहीं कर सकता, लेकिन जब गोली किसी ने मारी, पाँव की तरफ मार देता, उन्होंने भी मुश्तैल होकर कर दिया। तो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ चीज़ों से हमें हर सूरत इज्तनाब करना। अच्छा, आपने ये बड़ी अहम बात की है। एहसन इकबाल साहब कह रही है इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू ना की जाए, और वो सिपाही जो है वो मेरा ख्याल है वो घर के बाहर ही खड़ा था। लेकिन इसमें अभी जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरियम नवाज साहबा ने किया, उसमें उन्होंने एक बात की है, आपसे मैं सवाल करूंगा, पहले ज़रा सुने वो क्या कह रही हैं। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है, कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। इकबाल साहब, ये जो दो बच्चे हैं इमरान खान साहब के, ये लंदन में रहते हैं। ये जब वो 3-3.5 साल प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान नहीं आए, और इनकी वालदा बार बार जो हैं वो अनाउंस कर चुकी हैं सोशल मीडिया पे कि ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बच्चे हैं। ये बच्चों को हम क्यों ज़बरदस्ती इसमें घसीट रहे हैं? मुझे ये बताएं कि हमारे MNAs के और मुस्लिम लीग नून के बच्चे और बच्चियाँ पॉलिटिकल हैं? वो शख्स के जो तकरीरों के अंदर लोगों को ये कहे कि इनके बच्चों को स्कूलों में गालियाँ दो, इनकी बेटियों के साथ रिश्ते कोई ना करो, आप मुझे बताएं ना, दोहरे मेयार तो नहीं होना चाहिए ना। एक शख्स है वो आइन तोड़ता है, वो कहता है जी कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होएगी तो इम्तियाजी कार्रवाई होएगी। वो मस्जिद नबवी के हुर्मत को और तकद्दुस को पामाल कराता है, हुल्लड़बाजी कराता है, उसके खिलाफ अगर आप कोई बात करें, नहीं जी आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मजहबी कार्ड तो मैंने इमरान खान का भुगता है। 2018 में मुझे गोली लगी,
उसका इश्तिहाल पीटीआई ने नारोवाल के अंदर पैदा किया, लोगों को उभारा कि मैं इसको गोली मारो। मैंने आज मेरे जिस्म में वो गोली मौजूद है। आप गिरफ्तार भी हुए? मैं गिरफ्तार भी हुआ और मुझसे ज़्यादा कोई ये नहीं जानता। देखिए, इमरान खान साहब मुसलसल पाकिस्तान में नफ़रत और तासुब को प्रमोट कर रहे हैं। ये नौजवानों के अंदर एक ऐसी महाजराई पैदा कर रहे हैं। आज मेरा एक बयान कहीं सोशल मीडिया पे था कि इमरान खान पोलराइजेशन पैदा कर रहा है। उस पर एक पीटीआई के सपोर्टर ने ये जवाब दिया कि जनाब, पोलराइजेशन जब हक और बातिल का जंग हो उसमें नहीं होती। भाई, कौन से हक की जंग है? फरा गुजर साहबा के वकील सफाई बन के हक बयान कर रहे हो। वो आटा माफिया और चीनी माफिया और दवाई माफिया जिनको आपने प्रोटेक्ट किया, ये आपका हक है। आप मुझे बताएं ना कि आप किस बुनियाद पे हक आपके पास है और हम सब बातिल हो गए। सवाल है। अच्छा नहीं, एक मैं ये जो हक और बातिल की आप जब जंग पैदा करते हैं ना, आप बिलवास्ता तौर पे अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि अब इनके खिलाफ जिहाद करो, ये सब काफिर हैं, ये सब गद्दार हैं। चले ये हक और बातिल की लड़ाई हम सब पाकिस्तानी हैं। और ये जो पोलराइजेशन है, जो मैंने शुरू में बात की थी, जो हाइब्रिड वॉर है दुश्मन की, ये उसके टूल्स हैं कि आप लोगों में नफरत पैदा करो, इदारों को तनकीद करो, इदारों और शहरियों का ताल्लुक तोड़ो, सोसाइटी के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करो झूठ फैला के, और उसके बाद वो इंटरनली इम्प्लोड कर जाती है। इमरान खान इस वक्त दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और जो शख्स पाकिस्तान, मैं बात आपके प्रोग्राम के जरिए आखिरी बात करना चाहता हूं, देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत इमरान खान साहब गुलाम नहीं हो सकती। तुम पाकिस्तान को गुलाम साबित करके इस मुल्क की इज्जत को बदनाम कर रहे हो, नौजवानों का इत्मीनान छीन रहे हो। अब अगर इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं रात 10 बजे तक हालात ठीक हो जाएंगे, इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब पहुंच जाते हैं तो फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर ये रियाज फतियाना साहब जो है इनसे पूछते हैं कि फिर आगे क्या होगा। और नासरा जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे मैं तो जो नासरा जावेद इकबाल साहबा ने जो शुरू में बात कर दी है, मैं चाह रहा हूँ वही जो रास्ता वो सजेस्ट कर रही हैं उस पर कोई सलूशन निकल आए। लेकिन एक वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। रियाज फतियाना साहब, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो 2018 में इसी तरह एक सियासी जमात ने एक एहतजाज का, धरने का ऐलान किया था, तो उस वक्त खान साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से क्या कहा था, ज़रा सुने। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता, किसी सूरत आपने इनको आपको उकसाने नहीं देना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो अब वो भी यही मौक़िफ़ रखते हैं जो इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म था। देखिए अहमद मीर साहब, उन्होंने ये बात उस वक्त भी सही कही थी और अब भी, कि सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, सड़कें पिछली गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमने सड़कें बंद नहीं की थी। उस वक्त अपोजिशन बंद कर रही थी और आज हुकूमत सड़कें बंद कर रही है। हम तो यही तक उस अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे हमारे वर्कर तो नहीं आ रहे ना, आम लोग आ रहे हैं, आम ट्रैवलर्स और लोगों ने कहीं शादी पे जाना है, कहीं किसी ने फौतगी हो गई है। और दूसरी बात मैं एक और इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, कल 25 मई है। कल हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा जो हैं यासीन मलिक, उनकी सज़ा सुनाने के बारे में मुतवक्को है। और आपने देखा होगा कि उनकी अहलिया मोहतरमा मशाइल मलिक ने हुकूमत से अपील नहीं की, इमरान खान से अपील की है कि आप इस पे आवाज़ बुलंद करें। ये एतमाद है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का इमरान खान पे और ना एतमादी है मौजूदा हुकूमत पे। लेकिन मशाल मलिक साहबा और उनकी जो बेटी हैं रज़िया सुल्ताना, उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च 2 दिन आगे ले जाएं। नहीं, लेकिन मशाल मलिक तो, उनकी बच्ची तो बहुत छोटी है ना जी, और उसमें देखें कि अभी उनका ये मुतालबा, फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमने 5 अगस्त 2019 का जो एक्ट था इंडिया का, उसके बाद हमने टोटल तल्लुकात फ्रीज़ कर दिए थे इंडिया से। मौजूदा हुकूमत ने वो तल्लुकात बहाल कर दिए हैं। ये वो वजह है जिससे कि रॉन्ग मैसेज पूरी कश्मीरियों में, जो हमने अखबारों में देखा सुना है। देखा आपने, चलो अच्छी बात है कि नहीं बहाल किए, लेकिन किए तो नहीं किए। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ
कि इस वक्त तो पूरे मुल्क में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मोटरवेज़ पे, इंटरचेंज पे, नेशनल हाईवेज़ पे, लाहौर से निकलने के जगह जगह कंटेनर रखे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये इकदाम दुरुस्त नहीं होगा, ये आइन के से भी मुतसादम है। आइन के आर्टिकल 15 का मैंने जिक्र किया था। नंबर 2, लोगों के घरों, मेरे हल्के में ज़िला टोबा, टेक्सिंग, कमालिया, पीरमल, गोजरा, फैसलाबाद, झंग, चनियोट, हर जगह से मैसेज आ रहे हैं कि लोगों के घरों में घुस के उनको पकड़ा जा रहा है। ना उनके पास अरेस्ट वारंट हैं, ना कुछ डिटेंशन ऑर्डर्स हैं। ये मेरा ख्याल ये भी मुनासिब नहीं, लोगों से बहुत ज़्यादती हो रही है। घरों की भी चादर और चार दीवारी की तौहीन की जा रही है। और इसके बाद मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये एक जो ट्रेंड है ना, जब हुकूमत बदलती है तो ऑन गोइंग मनसूबों को भी बंद कर दिया जाता है और ये तरीका मुनासिब नहीं होता, पैसा ज़ाया होता है। सड़कों पर पत्थर पड़ा हुआ है, आपने कहा सड़कें बंद कर दें और लोग बेचारे आम चलने से भी दो, ये कभी ये चीज़ हुकूमतों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, उल्टा हुकूमत का और रिएक्शन होता है। तो इन्होंने मनसूबे बंद किए। मुझे पता चला था कि वो, मैं गुजारिश करूंगा कि ये ऐसा काम ना करें। इससे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल होना चाहिए। जो आप अपने शुरू करेंगे वो होते रहेंगे। तो अच्छा, नासिर जावेद इकबाल साहब, ये अगर हुकूमत जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे और कोई तरीका अख्तियार करें और तरीके इंसाफ से आपके ज़रिए रब्ता कायम कर लें या किसी और के ज़रिए, और वो तरीके इंसाफ वाले जो है वो ये कमिटमेंट दे दें कि जनाब हम इस्लामाबाद आएंगे, हमको रोड ब्लॉक नहीं करेंगे और जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक एक मखसूस जगह पे हम अपना एहतजाज जो है उसको कन्फाइन करेंगे, जैसा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्टूबर 2019 में आए थे, तो एक मखसूस जगह थी इस्लामाबाद में, वो वहीं पे काफ़ी दिन तक बैठे रहे और डी चौक की तरफ नहीं आए। कोई ऐसा रास्ता निकाल के अदालत के फैसले के मुताबिक जो है तो कोई ये मामला बेहतर हो सकता है? अगर कोशिश की जाए तो यकीनन हो सकता है, और मैं तो अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकूं तो मैं हर वक्त इसके लिए तैयार हूँ। अव्वल तो मेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन आपका मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया को हर वक्त लोगों को ये सुझाने की ज़रूरत है कि आप अफ़हाम व तफ़हीम से अपने मसाइल हल करें। और जैसे आपने कहा है, एक जगह उनके लिए अगर कर दें, जो इस वक्त आ रहे हैं कि जी आपने इस जगह पे अपने आप को मखसूस जगह पे कायम रखना है और किसी के मामले में आपने मुदाखलत नहीं करनी और ट्रैफिक नहीं रोकनी। और जैसे यहाँ लाहौर में जब ये क्रिकेट टीमें आई हुई थी तो हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा था कि जी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आप खुला रखें, लोग बीमार होते हैं, एम्बुलेंस होती है, 100 मसाइल होते हैं, तो रास्ता लोगों का रोकना जो है ना, वो तो मैं समझती हूँ बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो आप ये खुद आप भी कोशिश कीजिए। मेरे लिए कोई किरदार है, कोई भी पार्टी है, मेरी किसी पार्टी के साथ कोई सियासी वो नहीं है ताल्लुक़, मैं करने को तैयार हूँ अगर कोई सुने। बल्कि एक शख्स का ये काम नहीं, कोई कमेटी बनाए, कमेटी बनाए, उसमें बुज़ुर्ग भी हों, उसमें नौजवान भी हों, और कोशिश करें कि तमाम आपस में जो हमारे मामलात हैं, जो मसला है, अगर इलेक्शन कराने का मसला है उसको भी हल किया जा सकता है। अब कोई इतना लंबा तो वक्त रह नहीं गया, तो कोई दरमियानी राह निकालें, क्योंकि मैं समझती हूँ जो इस वक्त आ भी गए हैं इक़्तिदार में, उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं कि वो कैसे चलाएँगे। ये एक थोड़ा सा वक्फा है, 1 साल भी या 1.5 साल भी, किस तरीके से कि ये लोगों की रोज़ी रोटी जो है मुतासर ना हो और ये जो मसाइल हो रहे हैं ये ना हो। तो जो भी हो, हमको और आपको ये मिल के कर। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं इकबाल साहब, फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान साहब को आप नहीं रोक सकते, वो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, तो ये तो फिर हुकूमत नाकाम होगी ना, फिर तो शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद पहुंचने का तो कोई झगड़ा नहीं है, हमने इस्लामाबाद को इन्वेजन से बचाना है। देखिए, वो एक लश्कर कशी करने आ रहे हैं, वो लोगों को ओपन कॉल दे रहे हैं कि ये जिहाद के लिए मैं निकला हूँ। जिहाद कोई फ़र्द, प्राइवेट सिटीज़न कॉल नहीं दे सकता, ये रियासत दे सकती है। यही तो वो मसला है जिससे पाकिस्तान ने इतनी दहशत गर्दी की अगर उनकी पार्टी के बिहाफ पे को लिख के दे दे जनाब कि हम इन्वेड करने नहीं आ रहे, हम एक मखसूस जगह पे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। काजी फायज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसकी रोशनी में अंडरटेकिंग दें कि हम एक पुरअमन मकसद के लिए आ रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह। तो अगर वो इस जजमेंट की रोशनी में आपको अंडरटेकिंग दे दें, बिल्कुल, तो आप इनको आने देंगे? बिल्कुल, हम फिर भी चांस लेंगे। अगरचे 2014 में हमारा बड़ा तल्ख तजुर्बा है, वो ये है कि इन्होंने तमाम अंडरटेकिंग्स दी, उसके बाद इन्होंने बदतरीन वायलेंस किया। आपको पता है SSP इस्लामाबाद जो जुनेजो साहब थे, किस तरह उनके मनाजर वायलेंस उनके साथ तशद्दुद किया गया। पार्लियामेंट को इन्होंने ओवरटेक कर लिया, PTV के अंदर जाके तोड़ फोड़ करके टेक ओवर कर लिया।
हमें प्रॉब्लम यह है कि इनका जो माजी है वो इतना ख़तरनाक है कि इन्होंने तमाम अंडरटेकिंग्स दे के बदतरीन तशद्दुद किया। अब हम फंसे हुए हैं इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपके प्रोग्राम के ज़रिए इमरान खान साहब, जिनसे ज़्यादा तवक्को नहीं, लेकिन उनकी जो सेकंड लीडरशिप में रियाज फतेहाना साहब जैसे, असद उमर साहब और कई समझदार लोग हैं, खान साहब पे असरअंदाज हों। देखिए, तशद्दुद की तरफ मुल्क को ना लेके जाएं। आप शेख रशीद साहब की बातों पे तब भी जब चले थे और आपने टेक ओवर किया था पार्लियामेंट को, उसका नुकसान हुआ था। आपके जो जमात में समझदार लोग हैं उनकी बात सुने, आप मुज़ाकरात करें। हर सियासत के हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए है। और 25 मई को मैं अभी तक ये समझ और मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट उसकी बुनियाद हो सकती है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, देखिए मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ उजलत में 25 मई का क्यों इंतखाब किया गया, जबकि सबको पता था कि भारत यासीन मलिक को सजा दे सकता है और उधर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात आखिरी इसलिए कि शायद उनको किसी ने बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ने पे राजी हो चुके हैं और उसका एतराफ़ अब आपके कुछ साथी भी करना शुरू हो गए हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद जी। रियाज फतेहाना साहब, इतनी सख्त पोलराइजेशन के दौर में सियासी कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई है और नासरा जावेद इकबाल साहबा ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग बातचीत से कोई रास्ता निकालें। और वक्फे से पहले ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसकी रोशनी में बातचीत हो सकती है, को बात आगे बढ़ सकती है। हाँ मीर साहब, कोई ये दो मुल्कों की जंग तो नहीं है ना, हम तो हम पाकिस्तानी है ना। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त संगीन पाकिस्तान में आइनी कानूनी सियासी बहरान है, उसके असरात मेशत पर भी हैं। अब डॉलर पहली दफ़ा 204 रुपये तक जंप कर गया है और महंगाई बहुत शूट कर गई है, बहुत ज़्यादा। हमें तो नालायक कहते थे, अब जो कारीगर हुकूमत आई है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी और इससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। तो इसमें मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि हमें अना और हट दर्मी का रास्ता छोड़कर हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के साथ डायलॉग स्टार्ट करे। और मैं इस पर बिल्कुल ये ऑन बिहाफ ऑफ PTI कहने की पोजीशन में हूँ कि अगर हुकूमत मुस्बत और कोई उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर मुज़ाकरात शुरू करती है और 1 पॉइंट एजेंडा हो कि अगले इंतखाबात, आज तक तो इनकी अपनी हुकूमत और के लोग लीडर जो हैं पार्टीज़ सारी अपोजिशन की अर्ली इलेक्शन के लिए धरने और पता नहीं लॉन्ग मार्च की कॉल देती रही हैं। अब जब हम इस बात पर ये भागे हैं, मेरा ख्याल है एक ही हल है कि अर्ली इलेक्शन की। लेकिन ये कहेंगे कि अगर आप गन पॉइंट पे हमसे इलेक्शन अनाउंस करवाना चाहते हैं तो हम नहीं गन पॉइंट तो देखें ना, अभी लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट अब हुई है ना। हम तो डे फर्स्ट ये अप्रैल से कह रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं, तो इसमें मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं, हमें अनाक से बाहर आना चाहिए और अर्ली इलेक्शन 1 पॉइंट एजेंडा पे बैठ के हमारे साथ बात करनी चाहिए। हम इस पर बात करने को तैयार हैं ताकि सेफ़ एग्ज़िट सबको मिले और उसके बाद ये है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जहाँ जहाँ कोई इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उन चीज़ों को बैठकर हल किया जाए। तो ऐसे लोग दोनों तरफ मौजूद हैं जो मेरा ख्याल है इतदाल की रास्ता अख्तियार करते हुए कौम मुल्क के मफाद में कोई डायलॉग स्टार्ट करवा सकते हैं और उसके नतीजे में इदारे वो और दो अदालतें, इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट, बहुत सारी चीज़ें जो मुतनाज़ होती जा रही हैं। मेरा ख्याल वक्त आ गया इस पर हम बात करें। जी ऐसे इकबाल साहब, देखिए मैं फिर कहूँगा कि जो रियाज फतेहाना साहब ने बातें की उनसे कौन इख्तलाफ कर सकता है कि मुल्क के क्या हालात हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा बहरान मुआशी बहरान है। अभी इन्होंने अपनी स्कीमों का जिक्र किया कि जो हमारी इनकम्प्लीट स्कीमें उनके लिए फ़ंड जारी किए जाएँ। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि वजारत ख़जाना ने जो 4th क्वार्टर था उसके लिए तरक्याती बजट का 1 रुपया रिलीज़ करने से इनकार कर दिया, उनका जी पैसे नहीं हैं। मैंने इसीलिए वज़ीर आज़म साहब से ये अर्ज़ की है कि आप सेक्रेटरी ख़जाना को कहें कि एक प्रेजेंटेशन इकॉनमी में वो जाके GHQ में दें, एक प्रेजेंटेशन वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहबान को दें, एक प्रेजेंटेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चेम्बर्स में बिजनेसमैन को जाके दें, ताकि पता चले कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में हमारे पल्ले क्या पड़ रहा है। कल को ये कहेंगे जी ये मईशत नहीं संभाल सके, यकीन कीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नए इलेक्शन से मईशत का मसला हल नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी संगीन है कि सबको मिलकर पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करना चाहिए। और अगर ये इलेक्शन के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए कनपट्टी पे पिस्तौल रख के ये इलेक्शन नहीं हासिल कर सकते। ये अपनी कॉल वापस लें
और मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम अनाउंस करें, हम भी उनके साथ इंगेज करेंगे। बातचीत के ज़रिए तो आप मसलों को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रियासत में ये मिसाल कायम करेंगे कि हम कनपटी पे पिस्तौल रख के अपना हक लेंगे, तो कल आप इंतहा पसंद ग्रुपों को कैसे लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे इनसे बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम जो भी इनका मुतालबा है उस पर इनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारा अपना मौक़िफ़ है, इनका अपना मौक़िफ़ है। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है हम इन्हें कायल कर लें। फतियाना साहब वो बात करने के लिए तैयार हैं, यानी कि इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए अहमद मीर साहब, खुद इनकी जमातें आज से 4 माह पहले तक इलेक्शन की तस्वीर पड़ती थी जी। जब हम इलेक्शन के लिए तैयार हो गए, ये भागे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है इस मुल्क के अवाम को इस बुरान, हिजान और परेशानी और तज़ब्ज़ब से बाहर निकाला जाए और एक टेबल पर आकर बैठ के इंतखाबात का शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है, हमारे साथ डिस्कस करें, इलेक्शन की डेट और उसके लिए तैयारी के लिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो हम इस पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए बात करें। चले, वो कह रहे नहीं हम बातचीत करेंगे। आप कनपटी पे पिस्तौल की 2 दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन नासरा जवेद इकबाल साहबा ने जो शुरू में बात की थी, लगता है कि उसका कुछ असर हुआ है। नासरा जवेद इकबाल साहब, आप कोशिश करते हैं, आपने भी अच्छी बात की, हम भी कोशिश करेंगे। और ये जो दोनों हमारे मेहमान हैं, एहसन इकबाल साहब और रियाज फतियाना साहब, पीटीआई को और पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासरा जवेद, आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ आप दुआ करें कि ये पाकिस्तान में जो कशीदगी है ये कम हो और खाना जंगी का ख़तरा ख़त्म हो जाए। और अगर हम ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान को बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। कुछ इसके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो उसको सामने आना चाहिए। और आपने सुन लिया कि दोनों नए इलेक्शन की बात पे मामला आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर ये हो जाए तो हम कशीदगी की सूरत हाल से बच सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।